रेप्लिकॉन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना विषय रहेगा वो रहेगा कल 6 जून को जो अपना नेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम है ना, उसको स्ट्रेटजी के ऊपर रहेगा ना कि आपको एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, किस पोर्शन में कितना टाइम देना है। सबसे पहले अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो देखो आपके सामने तीन पार्ट आने वाले हैं ना पेपर में। क्वेश्चन का आप सबको पता है ना पैटर्न, इसमें 20 क्वेश्चन आने हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इतने आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं ना। अटैम्प्ट इसमें से आपको ओनली कितने करने हैं, 15 क्वेश्चन, इसमें से ओनली 35 और इसमें से करने ओनली 25। तो देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो आपका पार्ट सी आएगा इसमें हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो ये आपका हो गया टोटल 100 मार्क्स। ये हो जाएगा आपका 70 मार्क्स और ये हो जाएगा आपका 30 मार्क्स। ये जो है इसमें तो आता है आपका जर्नल एप्टीट्यूड, इसमें आपकी सब्जेक्ट आएगी और इसमें भी आपकी सब्जेक्ट आएगी। इसमें आपके छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें आएंगे आपके एनालिटिकल क्वेश्चन। पूरे पेपर में आपको जो टाइम मिलने वाला है वो रहेगा आपका 3 आवर। 3 आवर को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 180 मिनट। इसमें जितना रोल आप शायद नॉलेज का समझते हो उससे ज़्यादा रोल है इसमें टाइम मैनेजमेंट का। अगर मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको घर पे ला के दे दूँ तो आप आराम से इसमें 120-130 नंबर ला सकते हो। लेकिन वही जब आप एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट होते हो तो आपके 100 मार्क्स भी नहीं आ पाते। तो सबसे बड़ी वजह क्या हुई, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को समझ लेते हो तो बहुत कम नॉलेज में अपना काम निकाल सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है जैसे अगर आप सोचते हो कि हम पूरी 13 यूनिट्स पढ़ के जाएं और हमारी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी 13 यूनिट्स को पढ़ के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इन 75 क्वेश्चन की बात करते हो तो आपको पता ही लेंथी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को ढंग से रीड भी करते हो ना तो आपको रीड करने में एक क्वेश्चन में कम से कम मिनिमम 2 मिनट का टाइम लगेगा। मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा, केवल रीड करने की बात कर रहा हूँ ना। आप अच्छे से रीड करोगे तब भी कितना टाइम लगेगा एक क्वेश्चन में, 2 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो 75 क्वेश्चन में कितना टाइम हो गया आपका, 150 मिनट हो गया। ये सॉल्व करने का टाइम नहीं है, केवल किसका टाइम बताया मैंने, ओनली रीड करने का टाइम बताया है। और वो भी किसका, ओनली पार्ट सी का। अगर आप पार्ट सी में रीड करने में ही 150 मिनट लगाते हो, अब बची 30 मिनट, उसमें आपको सॉल्व भी करना है और बाकी का पार्ट बी और पार्ट ए पढ़ना भी और उसको भी सॉल्व करना है। तो फिर इसके लिए समाधान क्या है, समाधान इसके लिए ये है कि आपको पूरे के पूरे 13 यूनिट्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कोई भी अपनी अच्छे से जो स्कोरिंग यूनिट हैं, स्कोरिंग यूनिट जैसे मैं आपको बता देता हूँ ना कौन कौन सी है। जैसे आपकी डेवलपमेंट बायो हुई है ना, डेव बायो जो है सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपको कॉपी नोट्स में पढ़ाया गया है। लगभग 25 नंबर का मैटर आपको डायरेक्ट कॉपी नोट्स में से मिल जाना है। कॉपी नोट्स क्या मतलब, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट रिपीट मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन पार्ट सी में आपको एज इट इज कॉपी नोट से मिल जाएंगे। इको एंड ईवो, मतलब वैसे तो दोनों अलग अलग यूनिट है लेकिन मैंने पूरा इसको है ना कॉम्बो बताया है। इकोलॉजी और एवोल्यूशन दोनों में मिला के वैसे तो 60 मार्क्स का मैटर आता है, लेकिन आपको इसमें अटैम्प्ट करके आना है 30 to 35 का, दोनों में से 60 में से देखो 20 से 25 नंबर का मैटर तो ऐसा आएगा जो आपको लगेगा अपना सा, लेकिन उसको अटैम्प्ट करने में फ़ायदा नहीं है क्योंकि गलत होने की पूरी संभावना रहेगी उसमें। जेनेटिक्स भी आपकी 30 से 35 नंबर की आने वाली है, ऐसे ही डेव बायो भी आपकी 30 से 35 नंबर की आने वाली है ना। उसके बाद में फिर आपका आता है प्लांट फिजियो।
प्लांट फिजियो, इसी में मैं कंबाइन कर देता हूँ मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस दोनों को। ये भी आपका स्कोरिंग है, इन दोनों में मिला के कम से कम ये 40 मार्क्स का है। ये ऐसे यूनिट हैं जिसमें डायरेक्ट कॉपी नोट्स में से मैटर आ जाता है, गलती होने की बहुत कम संभावना रहेगी। तो आपको इन 4 यूनिट को तो हर स्टूडेंट को फोकस करना है, चाहे वो जूलॉजी का कैंडिडेट हो या बॉटनी का कैंडिडेट हो। समझ में आ गई बात? डेप बायो, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट फिजियो, मेटाबॉलिज्म। अब अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है तो 5 यूनिट आपकी रहनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री। अगर आपका थोड़ा सा भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपकी 5 यूनिट कौन सी रहेगी? बायोकेमिस्ट्री। फिर इसके बाद में जैसे बाकी जो यूनिट बची, ये मैं आपको पार्ट सी के लिए बता रहा हूँ ना, पार्ट बी के लिए भी मैंने स्ट्रेटजी नहीं बताई है, किसके लिए? पार्ट सी के लिए स्ट्रेटजी है। अब आपको सबसे कम ध्यान किस पे देना है ना, सबसे कम कौन सा पोर्शन अटैम्प्ट करना है, तो उसके लिए जैसे मोल बायो जो है आपने बहुत टाइम लगाया होगा, हो सकता है कि सबसे ज़्यादा टाइम आपने मोल बायो में ही दिया हो पढ़ने में, और सबसे ज़्यादा लेंथी भी है ना मोल बायो। मोल और सेल, इन दोनों को पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और हो सकता है कि नोट्स में भी सबसे ज़्यादा इसी में आपके पेज भरे होंगे ना। लेकिन नेट के एग्ज़ाम में सबसे क्वेश्चन इसी के अटैम्प्ट करके आने हैं, सबसे कम क्वेश्चन, जितना कम अटैम्प्ट कर सको उतना करना है ना। इसमें जैसे मोल बायो में बेसिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हर बार दे रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क वगैरह बना के दे देता है, पूछ लेता है कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड है, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। या पूछ ले ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन सा सील करके जाता है, तो ऐसा आ जाता है बेसिक लेवल का, तब तो आपको अटैम्प्ट करना है। बचना किससे आपको, जैसे कोई मान लो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डाल दिया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मतलब कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज में ये हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको बचना है। इसमें आपको क्या लगेगा, चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे, ऐसी संभावनाएं बना के देगा। हाइपोथेटिकल मतलब आपसे सोचने को मजबूर करेगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है ऐसा करने पर, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में बिल्कुल भी अटैम्प्ट करके नहीं आना है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से बचना है, और जो ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं उनसे भी आपको बचना है, इनको अवॉइड करना है। वैसे तो राय क्या है कि मोल बायो को ज़्यादातर अवॉइड ही करना है। आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा पढ़ने में, मैंने भी आपको बहुत पढ़ाया, लेकिन उस रेशियो में क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आने हैं ना मोल बायो के। ऐसी सेल बायो भी एक बहुत लेंथी यूनिट है, लेकिन एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। मोल बायो में जैसे आप करके आओ तो एक तो है ना, जैसे बेसिक्स मैंने बता दिया, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन उसके बेसिक्स, और उसके साथ में जैसे इसमें ऑपिरॉन को बहुत अच्छे से कर जाओ। ऑपिरॉन से क्वेश्चन है ना पक्का आएगा ही आएगा, और जो आपको कॉपी नोट्स में जिस लेवल का पढ़ाया गया है उस लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा ना ऑपिरॉन का। और अगर आपने ये पढ़ा है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, तो थोड़ा सा इसको कर जाओ, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का यहाँ से आने हैं ना। इनसे बचना है ना, ये जो मैंने बताया ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। सेल बायो में आपको क्या करना है, जैसे एक तो हो गया आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एक क्वेश्चन वहाँ से पक्का आना है। सेल साइकिल, सेल साइकिल से एक क्वेश्चन 100% आएगा, और सेल साइकिल में भी जो चेक पॉइंट आते हैं ना उनको बहुत अच्छे से एक बार देख लेना है ना, चेक पॉइंट को, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। फिर उसके बाद में है आपका कैंसर और अपोप्टोसिस। एक टॉपिक है आपका साइटोस्केलेटन, और थोड़ा सा और करना चाहो तो इसमें सिग्नलिंग के 2 क्वेश्चन और आते हैं ना, उसको और कर जाना। सिग्नलिंग के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, जितना आपको पढ़ाया गया ना जिस लेवल का उतना करके चले जाना, आपका काम निकल जाएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन सिग्नलिंग का नहीं पूछता, मेनली कई बार तो सीक्वेंस ही पूछ लेता है बस। तो आपको सेल बायो में बहुत कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन उस बहुत कुछ में से भी अभी एग्जाम के लिए आपको इतना ही अटैम्प्ट करके आना है। मोल बायो में आपको बहुत कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन आपको उसके बेसिक्स, ऑपिरॉन, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग इतना करके आना है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को अवॉइड करना है। तो अपनी फोकस वाली 4 यूनिट कौन सी होंगी जिन पर अच्छे से फोकस करना है? डेप बायो, जेनेटिक्स, इकोइवो, प्लांट फिजियो, मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, एक ही बनाया मैंने इसको। और इसके बाद में अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन पर पकड़ है तो कौन सी यूनिट करोगे आप? बायोकेमिस्ट्री।
अगर इसमें भी आप न्यूमेरिकल भी नहीं करना चाहते तो जैसे विटामिन वाली टेबल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल है? कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे ABZ DNA वाली टेबल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ऐसी आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो कर्व आता है 100%, वहाँ से क्वेश्चन आना है। तो देखो ये 3 क्वेश्चन तो लगभग यहाँ से ही बन जाएंगे आपके। और अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा एंजाइम काइनेटिक्स को और ऐड कर लेना। एंजाइम काइनेटिक्स भी नहीं हो रही है तो जो आपका प्रोटीन वाला पोर्शन है ना, जैसे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे N+-4 वाला है ना, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, और जो आपका रामाचंद्रन प्लॉट है उसको कर लेना। अगर आप एंजाइम काइनेटिक्स नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए ना ये ऑप्शन है। मेरे हिसाब से अगर अभी भी आपने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो 1 घंटे में आप इन सबको कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ये हो गई आपकी स्कोरिंग यूनिट, ये हो गई आपकी अवॉइड करने वाली यूनिट। अब इसके बाद में भी बहुत सारी यूनिट बची, जैसे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आप ये जो आपका tDNA ट्रांसफ़र होता है ना, उसको कर जाओ। एनिमल फिजियोलॉजी है, आप जूलॉजी से हो तो उसमें से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कर जाओ और एंडोक्राइन सिस्टम को कर जाओ। बाकी पूरी एनिमल फिजियो को छोड़ दो, है ना, अवॉइड कर सकते हो। अभी आपको जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ने की ज़्यादा नीड नहीं है। अगर आप इतना भी ईमानदारी से कर लेते हो तो भी आप कितने मार्क्स तक पहुंच सकते हो? 120 मार्क्स तक आराम से पहुंच सकते हो। तो देखो पार्ट सी में हो सकता है आपने 9 यूनिट पढ़ी हो, 10 यूनिट पढ़ी हो, लेकिन आपको हर यूनिट का क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्योंकि आप मिस्टेक क्या करोगे, शुरू में उसकी स्ट्रेटजी रहती है वो हार्ड क्वेश्चन को डालता है। शुरू में बायोकेमिस्ट्री डालेगा, बायोकेमिस्ट्री को आप पढ़ने में टाइम लगाओगे लेकिन 2 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद में निष्कर्ष निकलेगा कि ये क्वेश्चन अपने से नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, शुरू में ही आपको 40 से 45 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं कि यही अपने को पढ़ने हैं और इन्हीं में से अटैम्प्ट करना है। 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनको अपने को पढ़ना ही नहीं हो, तो वो 30-35 क्वेश्चन का जो पढ़ने का टाइम बचेगा वो टाइम अपन लगा पाएंगे पार्ट बी में। समझ में आ गई? अब आपको पता कैसे लगेगा कि कौन सी यूनिट का करना है, कौन सी का नहीं करना? तो आप अभी से दिमाग में सेट करके चले जाओ कि ये अपनी 5-6 यूनिट हैं, इनका क्वेश्चन ही पार्ट सी में पढ़ना है। फर्स्ट लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन अपने से होगा या नहीं होगा। नॉर्मल बच्चा तो 2 मिनट पढ़ने के बाद में निष्कर्ष निकालता है कि ये क्वेश्चन अपने से होगा या नहीं होगा। आपको एक सिंगल लाइन पढ़ते ही निष्कर्ष निकालना है कि ये क्वेश्चन अभी अपने को नहीं करना है, करना ही नहीं है ना, चाहे अपने को आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। शुरू में अपने को अपनी इन यूनिट के अलावा किसी दूसरी यूनिट का क्वेश्चन टच नहीं करना है, उसको पढ़ना ही नहीं है। अगर अपने 25 क्वेश्चन इन यूनिट में से नहीं हो पा रहे हैं तब जाके आप दूसरी यूनिट में एंटर करोगे। तो पहले अपना टारगेट बनाओ कि इन यूनिट का क्वेश्चन ही मेरे को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, बाकी यूनिट का क्वेश्चन मेरे को पढ़ना ही नहीं है अभी। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से 20-22 क्वेश्चन हो गए तो 2-4 क्वेश्चन आप 50-50 वाले भी करके आ सकते हैं ना, वो रिस्क लेके आ सकते हो। समझ में आ गई बात? ये तो है पार्ट सी के लिए। पार्ट सी के लिए आप जितनी कम यूनिट पढ़ के जाओगे उतना प्रॉफिटेबल है। पार्ट बी के लिए जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतना प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो पार्ट सी खराब हो जाएगा, अगर आपने बहुत कम पढ़ा तो पार्ट बी खराब हो जाएगा। तो इसलिए दोनों का बैलेंस बना के चलना है कि पार्ट सी के लिए कम से कम 6 यूनिट हो जाएं और पार्ट बी के लिए कम से कम 7-8 यूनिट ऑप्शन में हो ना, 2 यूनिट अलग से, क्योंकि पार्ट बी में तो हर किसी से इक्वल आना है, क्योंकि पार्ट बी में छोड़ने के लिए चॉइस थोड़ी कम है। पार्ट सी में तो मैनेज हो जाता है ना, 50 क्वेश्चन छोड़ने 25 ही तो करने हैं, तो इसमें तो 6 यूनिट में आराम से मैनेज हो जाता है। लेकिन पार्ट बी में क्या है, जैसे 6 यूनिट तो आपकी वो हो गई, उसके अलावा 2 यूनिट जो केवल आपको पार्ट बी के लिए ही करनी है तैयार। कि पार्ट बी में अगर आ गया तो जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 में से 17-18 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपसे इजी वे में आ जाते हैं, बाकी 7-8 क्वेश्चन जो हैं वो 50-50 वाले चांस लेके करके आने हैं। समझ में आ गई बात? तो अब बात करते हैं कि किस पोर्शन में कितना टाइम देना है और कितने नंबर का क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके आना है ना, कितने मार्क्स का। इसको मिटा दें अब। अब देखो काम की बात ये है, जब भी मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ तो हर बार बोलता हूँ
कि अपने किसी भी बच्चे का सिलेक्शन जो है कम नॉलेज की वजह से नहीं रुकने वाला। अगर अपना सिलेक्शन रुकेगा तो किस वजह से रुकेगा कि जो अपने को आता है उसको भी हम गलत करके आएंगे, उस वजह से अपना सिलेक्शन रुकेगा। या तो आप सिली मिस्टेक करोगे या फिर आते हुए गलत करके आ जाओ, उसको बाहर आके पता लग गया अच्छा इसमें तो ये होना चाहिए था, मैं तो ये करके आ गया। तो ये तो मैं पहले ही आपको लिखवा देता हूँ कि अपने स्टूडेंट का कभी भी कम नॉलेज की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। जो आपने पढ़ा हुआ है वो मोर देन एनफ है, बस उसको अपने 100% दे के आ जाओ एग्जाम में, अच्छी रैंक आ जाएगी ना उसी पढ़े हुए से। आप देखो कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं चाहिए बिल्कुल। ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। जैसे आप सोचो कि मैं 120 मार्क्स का अटैम्प्ट कर दूं और उसमें से मेरे 110 नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। नेगेटिव मार्किंग होगी और उसको आप थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपको करना क्या है, पार्ट सी पूरे 25 क्वेश्चन करके आने हैं पार्ट सी में। और मेरे को नहीं लगता कि इतना 6-7 यूनिट अच्छे से पढ़ने के बाद में आपसे 25 क्वेश्चन नहीं आए। 25 क्वेश्चन ईजी वे में आपको मिल जाएंगे। वो बात अलग है कि वो आपको घर पे आके मिलें, कई को एग्जाम हॉल में मिल जाते हैं तो उसका हो जाता है, किसी को घर आके मिलते हैं तो उसका नहीं हो पाता, बस इतना ही अंतर रहता है। बाकी मिलते सबको 25 क्वेश्चन। तो पार्ट सी में आपको पूरे 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। ये पूरा आपका 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आना है ना। अगर आपसे 17-18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तो करने ही है, वो तो ऐसे होने चाहिए श्योरिटी वाले। बाकी 4-6 क्वेश्चन 50-50 वाले हैं, वो बिल्कुल आपको अटैम्प्ट करके आने हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर 6 क्वेश्चन है, 6 में से मान लो कि 3 सही हो जाएं, 3 गलत हो जाएं, तब भी आप पॉजिटिव रहोगे। पार्ट बी जो है, पार्ट बी में आइडियल तो होता है 50 में से 25 क्वेश्चन का, मतलब इतने क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करके आने हैं। अगर थोड़ा सा और आपको लग रहा है तो इसको आप 25 से 30 क्वेश्चन तक ले जा सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई की है तो 32 तक कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें 25 से 30 के बीच में करोगे तब जाके वही काट पीट के 20 से 22 क्वेश्चन तक सही हो पाते हैं ना, क्योंकि गलत तो इसमें भी होंगे। तो इसमें अटैम्प्ट करके आने हैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका लगभग 50 से 55 मार्क्स का। पार्ट ए जो है इसमें 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन इसमें जैसे सब्जी में जो मसाला श्रद्धा अनुसार डाला जाता है ना, इसी तरीके से पार्ट ए का हाल है। जिसकी जैसी श्रद्धा है उतने करके आने हैं। अगर किसी का पार्ट ए स्ट्रॉन्ग है तो वो पूरे 15 में से 15 भी करके आ सकता है। किसी ने उतना ही पढ़ा है, 4-6 टॉपिक पढ़े हैं, तो वो 5 क्वेश्चन करके भी आ सकता है। तो इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मेरे को इतने क्वेश्चन करके आने हैं। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से सजेशन ये है कि इसको कम से कम 15 मिनट ज़रूर देने ना, पार्ट ए को कम से कम 15 मिनट। कई बार क्या होता है कि आप मेंटलिटी सेट करके चले जाते हो कि मेरे को तो करना ही नहीं है पार्ट ए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। तो आप कम से कम 15 मिनट ज़रूर दें पार्ट ए को। अगर 5 में से आप 4 क्वेश्चन भी करके आ जाते हो तो 8 नंबर आपके मुफ्त के हैं। इसमें एक भ्रम बना हुआ है आपका कि इसमें मैथमेटिक्स आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मोस्टली रीजनिंग आती है और कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें मैथमेटिक्स होना आपके पास ज़रूरी हो। दिमाग काम कर जाए तो एक आर्ट वाले का भी कर सकता है, नहीं तो जिसने मैथमेटिक्स से PhD किया हुआ है उसका भी काम नहीं करे ना। तो कम से कम 15 मिनट इसको ज़रूर देने हैं और 5 से 7 क्वेश्चन इसमें ज़रूर अटैम्प्ट करके आपको आने हैं। तो ये आपका 5 क्वेश्चन भी अगर मानते हो तो 10 नंबर का हो गया। तो ये टोटल क्वेश्चन पेपर कितने का अटैम्प्ट करके आना है आपको? 100, 150 और 10, मतलब कम से कम 160 मार्क्स का आपको अटैम्प्ट करके आना है। तब जाके नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें से। और ये ज़रूरी नहीं कि आपकी 10-20 मार्क्स की हो, सीधी 40-50 मार्क्स की भी होगी, है ना। लेकिन तब भी काट पीट के अगर आपके 100 से 110, 115 नंबर तक आ जाएंगे तो आपका जनरल कैटेगरी में JRF हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से डरना भी नहीं है, उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल ख़त्म एलिमिनेट नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरें, कम से कम 160 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके आएँ। और 160 अटैम्प्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब टारगेट ही दे दिया मैंने आपको। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि सर ने बोला है कि 160 का करके आना है तो 160 का करके आना है। ये मैं एक आइडियल वो बता रहा हूँ कि इतना तो आपको अटैम्प्ट करके आना है अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन लेना है तो।
समझ में आ गई बात। तो ये आपके लिए पार्ट ए बी सी का किस में कितना करके आना है। अब बात आती है टाइम किस पोर्शन में कितना देना है। तो मैक्सिमम जो टाइम है वो आपका पार्ट सी के लिए होना चाहिए। इन दोनों में से आप किसी भी पार्ट को पहले अटैम्प्ट कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पार्ट सी ही अटैम्प्ट करना है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर आप पार्ट सी करने जा रहे हो तो पार्ट सी के लिए जो आपका टाइम है वो 1 घंटा 45 मिनट से आप 1 घंटा 50 मिनट तक पार्ट ए में आराम से ले सकते हो इतना टाइम, ये एक आइडियल टाइम है। पार्ट बी जो है इसमें 50 मिनट से 60 मिनट का आपको लगाना है ना पार्ट बी में। पार्ट ए जो है, पार्ट ए में आपको कितना टाइम देना है 15 मिनट। इतने आपको 15 मिनट देने ही हैं, चाहे आपसे भले ही 2 क्वेश्चन ही हो। समझ में आ गई बात। तो ये आपका हो गया पूरा टाइम मैनेजमेंट। अब आप चाहे पार्ट बी को करो पहले या पार्ट सी को करो पहले, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पार्ट सी में जब भी आप करो तो पहले ऐसे क्वेश्चन को करना है, जैसे कोशिश करो कि शुरू के 20 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लो, तो आपको एक बार आइडिया हो जाए कि डेप बायो में से कितने क्वेश्चन आए हैं और कैसे लेवल के आए हैं, मोल बायो में से किस लेवल के क्वेश्चन हैं, जेनेटिक्स में से किस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आपको 20 मिनट में एक क्वेश्चन का लेवल पता लग जाएगा और उन 20 मिनट में 7-8 क्वेश्चन कर भी देने हैं आपको। जैसे आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, कोई मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको वहीं पर कर दो, निपटा दो। कोई दूसरा आप आए, जैसे आपके सामने पेडिग्री दिख गई आपको, तो वहीं पर कर दो पेडिग्री को। अगर आप उन 20 मिनट में पेपर रीड करते करते 7-8 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बहुत अलग लेवल पर पहुँच जाएगा कि मतलब 7-8 क्वेश्चन तो बिल्कुल एक्यूरेट सही हो गए अपने। अब 20 मिनट में आप 7-8 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हो पेपर रीड करने के साथ साथ में। अब बचा कितना, 7-8 क्वेश्चन और करने पूरे पेपर में से, मतलब ये 16 से 17 क्वेश्चन हो जाएंगे। 16-17 क्वेश्चन अगर आपने एक्यूरेट सही कर दिए, अब बाकी तो आप 50-50 भी करके आओगे ना, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन और बचे, टोटल 25 ही तो करने हैं ना। 7-8 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% ऐसे आते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। जिसने 2 महीने भी नेट की कोचिंग की है तो वो 7-8 क्वेश्चन पार्ट सी में आराम से कर सकता है। तो आपको पेपर रीड करते करते जो ईजी क्वेश्चन मिलते जाए उनको रास्ते में ही करते जाओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा कि ये तो अपने बिल्कुल 100% सही हैं। तो एंड तक आते आते आपके 15-16 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 100% एक्यूरेसी होती है। उनमें भी एक आध दो तो गलत जाता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, एक आध दो जाएगा, लेकिन साथ साथ में ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। अब आपको 7-8 क्वेश्चन और करने रहेंगे तो उनमें तो आप चांस भी ले सकते हो 50-50 में। पार्ट सी में करके आने पूरे 25, अगर आपके उसमें से 17 से 18 क्वेश्चन सही चले जाते हैं तो ये एक आइडियल स्कोर है। पार्ट बी में अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ये एक आइडियल स्कोर है। पार्ट ए में 4 से 5 क्वेश्चन, इतना आप कर दो सिलेक्शन हो जाएगा। इतने पे लगभग जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्शन हो जाता है। 17 से 18 करते हो तो 65 मार्क्स ये आ जाते हैं इसमें काट पीट के, 35 मार्क्स ये आ जाते हैं और 10 मार्क्स इसमें मान लो, ये हो गए आपके 110 मार्क्स। और यही रहती है कट ऑफ जनरल JRF की। समझ में आ गई बात। और मेरे हिसाब से पार्ट सी में 75 में से 17 से 18 क्वेश्चन सही करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, मतलब 1/4 हो रहा है ना अगर आप 75 का 17-18 क्वेश्चन करते हो तो। बस यही है, जो आपको आता है उसको एग्ज़ाम में अच्छे से दे के आओ। बार बार मैं बोलता हूँ, कभी भी अपने बच्चों का सिलेक्शन कम नॉलेज की वजह से नहीं रुकने वाला है। जो आपको आता है उसमें से आप गलत करके आओगे, उस वजह से आपका सिलेक्शन रुकेगा। आपके सिलेक्शन के आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपको पता है आपके साथ और भी बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, सबको भी सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अपने साथ वाले का हो जाता है, अपना नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, खुद जिम्मेदार है ना। आपको जो कल एग्ज़ाम है उसके लिए अभी से शुभकामनाएं और अपना बहुत बेस्ट दे के आओ। अगर इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है तो बहुत बेटर है, नहीं होता है तो ये कोई अपना लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम और भी आएंगे आगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेट का एग्ज़ाम है, सेट का एग्ज़ाम है, गेट का है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम निकालो, केवल एक एग्ज़ाम निकालने से अपनी ज़िंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना नेट ही निकले, बहुत सारे एग्ज़ाम है। ईमानदारी से अपनी तैयारी करो, 100% दे के आओ, बहुत सारे एग्ज़ाम मिलेंगे लाइफ में से। सभी को ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो अपने जो व्हाट्सअप नंबर है 7891121253, इस पर आप व्हाट्सअप करके ना पूछ सकते हो।